BMCVTC चैनल हिंदी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों के लिए इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ आसान से प्रश्न दिए गए हैं जो कि इस वीडियो से संबंधित हैं। उन्हें हल करने का प्रयास ज़रूर कीजिए और फिर वीडियो देखने के बाद उसमें एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोटा सा गूगल फॉर्म भी है, उसे ज़रूर भरें। अपने सुझाव अपनी राय को उसमें ज़रूर भरें ताकि हम वीडियो को और इम्प्रूव कर सकें। और अंत में इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नए नए आने वाले वीडियो की सूचना मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं अपना वीडियो। जैसा कि स्क्रीन पर बच्चों आप देख रहे हैं, आज की कक्षा सातवीं कक्षा में हमारा आज का जो विषय है यह है सामान्य विज्ञान। और सामान्य विज्ञान विषय के अंतर्गत हमारा जो पाठ है वह है लेसन नंबर 14 एलिमेंट्स कंपाउंड एंड मिक्सचर, जिसका भाग दूसरा हम देखेंगे। पाठ 14वां तत्व यौगिक और मिश्रण, भाग दूसरा। और मैं हूं आपका वर्चुअल मार्गदर्शक अजय कुमार मौर्य, MCGM वर्चुअल क्लासरूम दादर से। तो हमने इसके पहले के लेसन में भाग 1 में जो जानकारियां ली उसी को आगे बढ़ाएंगे। तो हमने अब तक क्या देखा? पदार्थों की अवस्थाएं। हर पदार्थ सामान्य तौर पर 3 अवस्थाओं में हो सकता है, या तो ठोस या द्रव या वो गैसीय अवस्था में हो सकता है। एक ही पदार्थ तीनों अवस्थाएं भी प्राप्त कर सकता है विशेष परिस्थितियों में। और सामान्य तौर पर जितने पदार्थ हैं वो इन 3 ही अवस्थाओं में मिलते हैं। उदाहरण के तौर पर पानी एक पदार्थ है जो द्रव रूप में सामान्य तो प्राप्त होता है। विशेष परिस्थिति में तापमान घटने पर वह बर्फ रूप में अवस्था बदल देता है और तापमान बढ़ने पर वह भाप के रूप में गैसीय अवस्था में आ जाता है। तो पदार्थ की ये 3 प्रमुख अवस्थाएं हमने जानी। पदार्थ के प्रकार, प्रत्येक पदार्थ 3 प्रकार के कणों से बनते हैं। या तो वो शुद्ध रूप से कुछ कणों से बनता है जिन्हें तत्व और यौगिक कहते हैं, या तत्व यौगिक के मिश्रण से कुछ बनता है, वह मिश्रण कहलाता है। उदाहरण के तौर पर पानी, नमक, यह शुद्ध रूप में होता है, लेकिन यह 2 प्रकार के तत्वों से बनता है, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमने जाना। तत्व जो है जिसके सूक्ष्म कण एक ही प्रकार के कणों से बनते हैं, जैसे कि सोना, पारा, ऑक्सीजन, कार्बन इत्यादि। मिश्रण में यौगिक तत्व को मिलाकर यह मिश्रण बनता है। इसके घटक जो तत्व हैं या यौगिक हैं वो आसानी से अलग किए जा सकते हैं, उनमें रासायनिक क्रिया नहीं होती है, जैसे हवा, मिट्टी इत्यादि। तो हमने तत्व और यौगिक पर तो चर्चा कर ली। आज हम देखेंगे मिश्रण, मिक्सचर। जैसा कि नाम ही है मिश्रण, निश्चित है इसमें 2 या 2 से अधिक घटक होंगे। तो विभिन्न तत्वों या यौगिकों को मिश्रित करने पर मिश्रण तैयार होते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है? मिश्रण के विभिन्न घटकों का अनुपात
निश्चित नहीं होता है। यानी अलग अलग अनुपात में मिलाने पर अलग अलग प्रकार का मिश्रण तैयार हो सकता है। मिश्रण तैयार होते समय कोई भी रासायनिक अभिक्रिया घटित नहीं होती है या नए यौगिक निर्मित नहीं होते हैं। जब रासायनिक क्रिया ही घटित नहीं होती है तो नया प्रकार का कोई यौगिक या तत्व निर्मित नहीं होता है। सामान्य तौर पर कुछ उदाहरण आप देख रहे हैं, पानी, शरबत, लोहा, स्टील, कोयला, हवा, नमक, तांबा, पीतल, मिट्टी, ये सभी देख रहे हैं पदार्थ है जिनमें शरबत एक मिश्रण है जिसमें नमक हो सकता है, शक्कर हो सकता है और भी स्वादिष्ट कुछ पदार्थ हो सकते हैं, पानी होता है, दूध होता है और इत्यादि बहुत सारे घटक तत्व मिलाकर शरबत बनता है। हवा में कई प्रकार की गैसें हो सकती हैं, धूल कण हो सकता है, जलवाष्प हो सकती है, मिट्टी में अलग अलग प्रकार के कण हो सकते हैं। तो ये मिश्रण है। बाकी सभी क्या है? कोई तत्व है तो कोई यौगिक है। तो मिश्रण शुद्ध रूप नहीं होता है। तो पदार्थ तीन तरह के, तत्व, यौगिक, मिश्रण। तत्व के जो परमाणु हैं वह एक ही प्रकार के होते हैं। जैसे कि ये तत्व का सबसे छोटा अणु देख रहे हैं, उसके अंदर दो परमाणु दिख रहे हैं, दोनों एक ही प्रकार का है, यानी दोनों ग्रीन एक ही साइज के दिख रहे हैं, यानी जितने भी हैं एक ही साइज के। यौगिक का यह अणु है, इसके अंदर आप देखेंगे तो दो तत्व हैं, नीला और पीला दो तत्व हैं और तत्व के अंदर उसके अपने अपने परमाणु। तो यौगिक का प्रत्येक अणु दो प्रकार के तत्वों से बनते हैं, जबकि आप देख रहे हैं तत्व और यौगिक जुड़े हुए हैं, वो अलग नहीं किए जा सकते। जबकि मिश्रण में यह देख रहे हैं एक यौगिक, यह दूसरा यौगिक, यह तीसरा यौगिक। तत्वों में अणु परमाणु के साथ ही होते हैं, वो स्वतंत्र रूप से उसके परमाणु अलग नहीं हो सकते। यौगिक में भी दोनों तत्व साथ में जुड़े होते हैं क्योंकि वो रासायनिक क्रिया है, वो अलग करने पर यौगिक समाप्त हो जाएगा गुणधर्म उसका। जबकि मिश्रण में उनके घटक तत्वों को या यौगिकों को अलग किया जा सकता है आसानी से। तो इस तरह से बंधे होते हैं, जुड़े होते हैं तत्व के घटक जो सूक्ष्म परमाणु। यौगिक में भी अलग अलग परमाणु एक दूसरे से जुड़ते हैं। मिश्रण में अलग अलग तत्व यौगिक एक दूसरे से कमजोर बंध से जुड़ते हैं, मतलब रासायनिक क्रिया नहीं होती। आवश्यकता होने पर ये आसानी से अलग हो जाते हैं। अब हम चलेंगे मिश्रण के घटकों को अलग करने की कुछ विधियों पर चर्चा करते हैं। आखिर अगर हमारे पास मिश्रण है, मिश्रण मतलब किसी पदार्थ में कोई अन्य पदार्थ मिला हुआ है, शुद्ध है या अशुद्ध है, तो हमें उस घटक को अलग करना हो तो कैसे करेंगे? तो किसी पदार्थ में यदि अनावश्यक और हानिकारक पदार्थ मिश्रित किया जाए तो मिश्रण जो है उपयोगी नहीं रहता। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी पदार्थ में कोई अन्य पदार्थ मिल जाए, हमारे लिए वह उपयोगी नहीं रहता है। तो ऐसे समय में हम मिश्रण से अनावश्यक घटकों को अलग करते हैं। और हमें पता है हम अपने घरों में मिश्रण में से अनावश्यक घटकों को अलग अलग तरीके से अलग करते हैं। जैसे कि छानना, आप पानी को छानते हैं तो पानी में से खरपतवार, कचरा जो भी है, मिट्टी के कण, वह अलग हो जाते हैं। उसी प्रकार चालना, चुनना, पछोरना, बीनना, ऊर्ध्वपातन, चुंबक घुमाना, ये सब अलग अलग तरीके हैं अलग अलग मिश्रण में से घटकों को अलग करने के।
जैसे कि आप देख रहे हैं ये है छानना। चाय पत्ती में से चाय के घटक को अलग करते हैं, यानी द्रव अलग हो जाता है, चाय का कण अलग हो जाता है, पत्ती अलग हो जाती है, अदरक होगा तो वो अलग हो जाएगा। इसलिए हम छन्नी का प्रयोग करते हैं छानने के लिए, आपको पता है अच्छी तरह से। यह देख रही चाल रहे हैं, बारीक जाली है तो मोटे कण ऊपर रह जाते हैं, बारीक कण नीचे छन के गिर जाते हैं। बालू साफ करने का यह जाली है, महीन कण छन जाता है, मोटा कण ऊपर रह जाता है। घरों में आटा छानते हैं, अलग अलग घटक पदार्थ को हम इस तरह से चालने का काम करते हैं तो भूसा और आटा अलग हो जाता है। दूसरा है चुगना, एक एक करके देख रहे हैं यह पक्षी भी कुछ चुन रहे हैं, चुग रहे हैं उठा उठा कर। हम इस तरह से अलग अलग रंगों को अलग करना है तो हम चुनते हैं एक एक करके। मथना भी एक क्रिया है जिसमें से हम दही में से मक्खन को अलग करते हैं। तो छानना, चालना, मथना, बीनना, ये सब मिश्रण में से घटक को अलग करने की विधियां हैं। उसी प्रकार हम देख रहे हैं लोहे की कुछ फॉइल बुरादे हैं, उसको हम किसी पाउडर में मिक्स कर दें इस तरह से, तो कैसे अलग कर सकते हैं। तो हम इसके ऊपर अगर चुंबक घुमाएं तो क्या होगा, जो चुंबकीय पदार्थ है, लौह कण है, वह क्या हो जाएगा, चुंबक की ओर आकर्षित हो जाएगा। तो मिश्रण में से लौह कण जो है वो अलग हो जाता है। तो चुंबक घुमाने से भी चुंबकीय पदार्थ अन्य पदार्थों से अलग हो जाते हैं। अब हम चलते हैं मिश्रण में से घटकों को अलग करने की कुछ प्रयोगशाला की विधियां। सामान्य घरेलू विधियों से अलग विधि है ये, जिनमें एक नाम है आसवन विधि, डिस्टिलेशन मेथड। दूसरा नाम है पृथक्करण विधि, सेपरेशन मेथड। तीसरा है अपकेंद्रीय विधि, सेंट्रीफ्यूगेशन। और चौथा है वर्णलेखन विधि, क्रोमैटोग्राफी। ये 4 विधि जो कि हम प्रयोगशाला में कर सकते हैं, उन्हीं को हम अब जानेंगे। सबसे पहले डिस्टिलेशन मेथड, आसवन विधि। ये क्या है? तो आसवन विधि, आपने घरों में यह विधि औपचारिक तौर पर नहीं देखा है, लेकिन अनौपचारिक तौर पर देखा है। आपने गर्म पानी उबलते हुए टोप को देखा है, उस पर ढक्कन रखा है और ढक्कन पर पानी की बूंदें इकट्ठा हुआ आपने देखा है। वह एक आसवन विधि का ही एक उदाहरण है। तो अशुद्ध द्रव पदार्थ को शुद्ध करने के लिए आसवन विधि का उपयोग किया जाता है। ध्यान दीजिए, अशुद्ध द्रव पदार्थ जैसे नमक और पानी का घोल है, शक्कर और पानी का घोल है, इसमें से नमक अलग करना है, पानी को अलग करना है, तो हम डिस्टिलेशन मेथड का उपयोग करते हैं। कैसे करते हैं, कौन सा गुणधर्म इसमें लागू होता है, तो हमें अच्छी तरह से पता है। किसी भी द्रव पदार्थ को हम ऊष्मा देते हैं तो वह गैस रूप में बदलता है। तो गैस रूप में बदलने से वह अशुद्ध मिश्रण में से वह बाहर निकल जाता है। उस गैस को फिर ठंडा करके हम वापस द्रव में परिवर्तित कर लेते हैं। इस तरह से मिश्रण में से एक पदार्थ अलग हो जाता है। तो द्रव जो मिश्रण है वह ऊष्मा देने पर गैस में बदल जाता है, उसमें से एक पदार्थ द्रव, और गैस को ठंडा करेंगे फिर से वह द्रव में परिवर्तित हो जाता है। तो आसवन विधि में निश्चित है कि द्रव को गर्म करना है तो उसके लिए बर्तन लगेगा। प्रयोगशाला में हम इसे गोल पेंदी वाले एक बीकर में इसका उपयोग या फ्लास्क में इसका प्रयोग करते हैं। ये फ्लास्क है, पर से मुंह खुला है, अंदर हमने मिश्रण डाल दिया, नमक और पानी का घोल। अगर
तो गोल पेंदी का यह फ्लास्क जिसमें यह मिश्रण है, नमक पानी का घोल। ऊपर एक कॉर्क लगा देंगे ताकि जो भी कुछ घटक हो गए बाहर ना निकले वहाँ से, लेकिन दूसरी जगह एक पाइप लगाने की जगह है, वहाँ से वह बाहर निकल जाएगा। तो कॉर्क लगा दिया, फिट कर दिया वहाँ से, और तापमापी एक डाल दिया कॉर्क में से ताकि हमें पता चले कि कितना गर्म हो रहा है यह पानी या घोल। तो थर्मामीटर लगा दिया तापमापी। जाली चाहिए गोल पेंदी के फ्लास्क के नीचे रखने के लिए, सीधे उसको गर्म करेंगे तो फूट जाएगा, तो जाली रखेंगे। और जाली किस पर रखेंगे? तो स्टैंड पर रखेंगे, तिपाई पर रखेंगे। इस तरह की एक तिपाई है। तो ये सारे सामान एपरेटर्स हमको लगेंगे। तो तिपाई है, तिपाई पे जाली, तिपाई के नीचे बर्नर होगा, और पानी जो भाप बन के निकलेगा वह इकट्ठा कहाँ होगा? तो एक शंक्वाकार पात्र लेंगे, फिटिंग के लिए स्टैंड होगा, और गर्म भाप को ठंडा करने के लिए एक संघनित्र होगा, जो एक नली है, उसके दोनों ओर छोटी छोटी टोटियां हैं जिसमें से पानी एक तरफ से आता है एक तरफ जाता है, और संघनित्र के बीचों बीच एक नली पास होती है, और चारों ओर मोटी वाली संघनित्र है, वहाँ पानी भरा होगा। तो ये संघनित्र, और इस तरह से पानी का फ्लो नीचे दोनों टोटियों में से एक जगह से पानी, ठंडा पानी जाता है और दूसरी जगह से बाहर आता है। पानी का प्रवाह होता रहेगा, पानी ठंडा रहेगा, और वह पानी अंदर वाली नली को भी ठंडा करती रहेगी। तो भाप इस नली से आएगा और नीचे बूंद में परिवर्तित हो जाएगा पानी के कारण। तो यह कुछ साधन थे, इस तरह से उसको अरेंज किया जाता है। आप देख रहे हैं ध्यान से, शंक्वाकार पात्र, जैसा कि मैंने बताया, गोल पेंदी का फ्लास्क, संघनित्र है, बर्नर है गर्म करने के लिए, तिपाई इसको रोकने के लिए, स्टैंड है फिटिंग करने के लिए, तापमापी तापमान मापने के लिए, और यह पानी अंत में इकट्ठा इस तरह से होता है। और संघनित्र में पाइप लगा है पानी को का प्रवाह जाने आने के लिए, जाली लगी है ताकि फ्लास्क सीधे बर्नर से गर्म होकर चटक न जाए। नमकीन पानी उसके अंदर भरा है। तो इस तरह से अरेंज होने पर आप ध्यान से देखेंगे कि गर्म होने पर भाप बनता हुआ वह संघनित्र से गुजरते हुए शंक्वाकार पात्र में वह ऊर्ध्वपातित जल इकट्ठा हो जाता है घोल में से। तो इस तरह भाप उड़ती है और फिर अंदर संघनित्र तक पहुंचने के बाद वह बूंदों में परिवर्तित हो जाती है। ऐसे धीरे धीरे सारा पानी जो है भाप बन के शंक्वाकार पात्र में इकट्ठा हो जाएगा और इस गोल पेंदी के फ्लास्क में नमक बच जाएगा। तो ये पानी इकट्ठा हो गया। कैसे, कहाँ से इकट्ठा हुआ? यह इस नमकीन पानी में से निकल कर, तो नीचे देख रहे हैं नमक धीरे धीरे वहाँ बच जाएगा। तो यह है आसवन विधि, डिस्टिलेशन मेथड। तो हम बारिश की बूंदें जो हैं बच्चों, एक ये का जो बूंदें हैं वह डिस्टिल वाटर ही है, आसवन विधि द्वारा प्राप्त किया जल ही है। सूर्य की गर्मी से पानी भाप में परिवर्तित होता है और फिर ठंडा होने पर जमीन पर नीचे आता है। हाँ, वो नीचे आते समय भले ही हवा में से धूल कण उसमें थोड़ा मिक्स हो जाते हैं, लेकिन आता है
समुद्र के खारे पानी से शुद्ध जल में परिवर्तित होकर ही वह आता है। अगला है पृथक्करण विधि, सेपरेशन मेथड। इसमें दो द्रव, अघुलनशील द्रव को अलग कर किया जाता है। कैसे? तो दो अघुलनशील द्रव को अलग करने के लिए पृथक्करण विधि का प्रयोग किया जाता है। सामान्य तौर पर आप देखेंगे मिट्टी का तेल और पानी का घोल एक दूसरे में मिलता नहीं है। तो दो द्रव पदार्थों के घोल को कुछ समय तक ऐसे ही रख दें अगर उनके घोल को, तो धीरे धीरे जो भारी द्रव है वो नीचे की ओर आ जाएगा और हल्का द्रव ऊपर की ओर आ जाएगा। तो दो लेयर में, परतों में यह बट जाता है इस तरह से। तो उसके लिए हमें क्या करना है, बस प्रयोगशाला में इस तरह के बर्तन एक लेना है, उसमें वह मिश्रण डाल देना है। थोड़ी देर में पानी और मिट्टी का तेल दो अलग अलग लेयर में बढ़ जाएगा। उसमें टोटी लगी है, टोटी चालू कर देंगे तो पानी नीचे बीकर में जमा हो जाएगा और जैसे ही पानी ख़त्म होगा हम टोटी को बंद कर देंगे। मिट्टी का तेल ऊपर रह जाएगा, पानी नीचे आ जाएगा। इस तरह से तो यह आप देख रहे हैं, ये पृथक्कारी कीप बोलते हैं इसे। इसमें टोटी लगी होती है, उसमें हमने यह मिश्रण डाल दिया, दोनों द्रव का, तेल और पानी। थोड़ी देर में वह इस तरह से पानी नीचे तेल ऊपर हो जाएगा। टोटी खोलने पर क्या होगा, पानी नीचे आ जाएगा और ऊपर मिट्टी का तेल रह जाएगा। टोटी बंद कर देते हैं। तो यह एक आसान सा तरीका है जिसे हम पृथक्करण विधि, सेपरेशन मेथड कहते हैं। अगला है अपकेंद्रीय विधि, सेंट्रीफ्यूगेशन। यह थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि यह यंत्र है, इसमें घुमाने वाला यंत्र है, यानी जो अशुद्ध पदार्थ है उसको घुमाया जाता है और इसी घुमाव के कारण उसमें से अशुद्ध पदार्थ या जो मिश्रित पदार्थ है वह अलग होते हैं। तो प्रयोगशाला में अपकेंद्रीय उपकरण का उपयोग द्रव और ठोस के मिश्रण में से ठोस को पृथक करने के लिए किया जाता है। इसे अपकेंद्रित या सेंट्रीफ्यूज कहते हैं। इस उपकरण में पंखे की भांति वेग से घूमने वाली तश्तरी होती है। इस तश्तरी में किनारों पर रखी परख नलियाँ रखने की व्यवस्था होती है। किनारों पर जैसे यहाँ फंसाया गया है वैसे रखा भी जाता है। ये अलग अलग मशीन है, ऑटोमेटिक। पहले वाला हाथ से था, यह बिजली से चलने वाला है। आप देख रहे हैं इस मशीन के अंदर अलग अलग खांचे बने हैं नलियों को रखने के लिए, और वह मशीन के अंदर जहाँ नली है वह घूमता है। घूमने से द्रव जो पदार्थ है उसके अंदर के मिश्रित पदार्थ, घुलनशील पदार्थ अलग हो जाते हैं। तो कुछ इस तरह से होता है। ये चार नली मान लीजिए लगा दिए, लाल रंग का पदार्थ है इसके अंदर, इस नली में बंद किया गया है और इसे उस मशीन में रख दिया गया है। मशीन क्या करता है, इसे घुमाएगा। ये मिश्रण है एक लाल रंग का और मशीन धीरे धीरे तेजी से घूमता है। और बाद में हम देखते हैं तो उसके अंदर लाल रंग का जो पदार्थ दिख रहा था उसमें से कुछ पदार्थ अलग हो गया है। यह रक्त फिल्ट्रेशन में, जिसमें से प्लाज्मा अलग करने के लिए ये किया जाता है। देखिए दो अलग अलग पदार्थ दिखाई दे रहे हैं अभी, पहले जबकि एक ही था। तो यह अपकेंद्रीय विधि है। आखिरी है यहाँ पर आपके पुस्तक में वर्ण लेखन विधि, क्रोमेटोग्राफी। सिंपल सी विधि है यह। एक ही विलयन में दो या दो से अधिक अघुलनशील पदार्थों को अलग करने के लिए वर्ण लेखन विधि का प्रयोग करते हैं। स्याही में मिश्रित घटक को अगर अलग करना हो तो कैसे करेंगे, तो यह कौन से फार्मूले पे काम करता है,
तो जो अलग अलग पदार्थ होते हैं बच्चों, वो किसी भी द्रव में अलग अलग तरीके से अलग अलग समय से घुलते हैं और पेपर पर चिपकने की क्षमता भी अलग अलग होती है। उसी गुणधर्म द्वारा हम यह प्रयोग करते हैं। जैसे यह एक छन्नक ब्लॉटिंग पेपर है, उस पर स्याही की बूंद इस तरह से अगर गिरा दी जाए तो हमें एक ही स्याही दिखाई देती है। अब क्या करते हैं, इस कागज को हम एक बीकर जिसमें पानी भरा होता है, उसमें इस कागज को फिट करते हैं। ये ऊपर एक स्टैंड है कागज को चिपकाने के लिए, फिट करने के लिए प्रयोग में। तो उसको इस तरह से फिट कर देंगे, पानी में डुबा देंगे, टाचनी लगा दिया हमने पिन, तो ये स्याही है। थोड़ी देर में क्या होगा, स्याही के अंदर जो विविध घटक हैं वह धीरे धीरे छन्नक कागज पर फैलने लगेंगे अपने अपने गुणधर्म के हिसाब से। तो उसमें से अलग अलग रंग द्रव्य बाहर ऊपर फैलते हुए दिखाई देते हैं। तो इसे कहते हैं वर्ण लेखन विधि। तो हमने 4 प्रयोगशाला विधि अभी देखा और इसके पहले हमने तत्व यौगिक और मिश्रण को देखा। तो उसी पर आधारित ये स्वाध्याय है, दोनों लेसन को मिलाकर, दोनों वीडियो को मिलाकर। सिंपल सा जोड़ो मिलाओ है। समूह अ है स्टेनलेस स्टील, चांदी, भुना हुआ चकली का आटा, नमक, कोयला, हाइड्रोजन। दूसरी ओर है अधातु यौगिक मिश्रण तत्व, मिश्र धातु और धातु। कुछ आप पदार्थों को देखेंगे तो इसमें से उसके कुछ अलग अलग टाइप मिलेंगे, यानी लगेगा कि इसके 2-2 उत्तर हो सकते हैं, लेकिन एकदम सटीक उत्तर जो बैठेगा उसी से मिलाना है। तो स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है, लोहे के साथ अन्य धातु होते हैं। चांदी शुद्ध धातु है। भुना हुआ चकली का आटा, उसमें कई आटे मिक्स होते हैं। मिश्रण नमक एक यौगिक है, सोडियम और क्लोरीन को मिलाकर। कोयला जो है वो धातु नहीं है, अधातु। हाइड्रोजन जो है एक तत्व है। तो इस तरह से हमारा स्वाध्याय भी आसानी से पूरा हो गया। तो बच्चों, आपने देखा आज का लेसन, उसके प्रमुख मुद्दों को ध्यान से बार बार दोबारा देखकर समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि एक बार देखने पर किसी को भी वो पूरा मुद्दा समझ में नहीं आता। तो जैसे ही हम 2 बार 3 बार देखेंगे तो हमें वह समझ में आने लगेगा। और इसके आगे की जानकारी जो होगी बच्चों, वह निश्चित ही हमारे अगले वीडियो में होगी। तो उस वीडियो को देखने के लिए, उसकी सूचना प्राप्त करने के लिए जो नीचे सब्सक्राइब का बटन होता है उसे ज़रूर प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन रखिए, ताकि जैसे ही हमारा लेसन चैनल पर डाला जाएगा आपको वह तुरंत प्राप्त होगा। तो अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।